एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स पढ़ाऊंगी। ये वाला टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जो लोग चैनल पे अभी नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल यू व्हाट आर द आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स बेसिकली होते क्या हैं? तो आईवी फ्लूइड्स की जो फुल फॉर्म है दैट इज इंट्रावेनस फ्लूइड्स। इंट्रावेनस फ्लूइड्स की जो भी ऐसा फ्लूइड जिसको हम वेन के थ्रू बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? आईवी फ्लूइड, डायरेक्टली गिवन इनटू वेन, डायरेक्टली गिवन इनटू वेन्स। ठीक है, तो वेन्स में डाला डायरेक्टली दिया जाता है ये फ्लूइड्स। एंड नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ, कौन कौन से टाइप्स हैं? सो फर्स्ट वन वी हैव NS, दैट इज नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन होता है, ठीक है। नॉर्मल सेलाइन जो है ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम को, इंक्रीज करेगा हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम को, मतलब वॉल्यूम एक्सपेंडर बोल सकते हैं, वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है जिस भी कंडीशन में हमने देना है। तो कंडीशंस आई विल टेल यू लेटर इन लाइक आगे मैं बताऊंगी। नेक्स्ट इज DNS। DNS क्या है हमारा? डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है RL। RL इज रिंगर्स लैक्टेट, ठीक है। RL इज रिंगर्स लैक्टेट। एंड फोर्थ वी हैव D5, D10, D25% solution, dextrose 25%। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज हमारा मैनिटॉल। सो दीज आर द 5 जो मेन है हमारे आईवी फ्लूइड जो हम यूज करते हैं पेशेंट्स को, जब भी हमें पेशेंट को certain conditions होती हैं। conditions I will tell you later. So first we have is NaCl। देखिए पिक्चर्स में, in this picture you can see NaCl 0.9%, जो नॉर्मल सेलाइन है हमारा, नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। Na सेलाइन की जो इसकी पैकिंग आती है ये हमारे पास आती है 100 ml, 500 ml एंड 1000 ml। तो इन 3 में पैकिंग आती है, 100 ml की, 500 ml की और 1 लीटर की पैकिंग आएगी हमारे पास। और इसका कॉम्पोजिशन क्या है हमारा? ये कॉम्पोजिशन एवरीबडी मस्ट नो, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉम्पोजिशन देखिए 0.9% है, तो 0.9%, और इसकी जो pH है वो कितनी है? 5.5। मीन्स ना ये लाइक एसिडिक नहीं है, ये इसका जो pH है दैट इज 5.5, तो एसिडिक नहीं है ये, ठीक है। तो इसकी कॉम्पोजिशन मैंने आपको बताई कि जो सोडियम क्लोराइड है NaCl है वो होता है इसमें, ठीक है, और वाटर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यूजेस। व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस? सो यूजेस हमारे पास इसके अब क्या क्या रहेंगे? यूजेस से पहले मैं आपको इसकी ऑस्मोलैलिटी बताऊंगी कि ऑस्मोलैलिटी कितनी होती है। तो उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑस्मोलैलिटी होती क्या है। ऑस्मोलैलिटी है हमारे पास एक टर्म जिसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर इसमें सॉल्वेंट में कितने, पर्टिकुलर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने परसेंट सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट्स डाइल्यूटेड है। तो सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो जो हमारा ये नॉर्मल सेलाइन 0.9% है, इसकी जो ऑस्मोलैलिटी है दैट इज 308 मिली ऑस्मोल्स। 308 मिली ऑस्मोल्स होती है इसकी ऑस्मोलैलिटी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इसकी ऑस्मोलैलिटी पता होनी चाहिए। एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं, दिस लाइक मार्क इट इज एज इम्पॉर्टेंट, तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। सो अब मैं आपको बताने चाहूंगी कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस। तो यूजेस क्या क्या हैं इसके? तो यूजेस हम इसको कब कब दे सकते हैं? सबसे पहले हमारा आता है व्हेन अ पर्सन इज हैविंग और व्हेन अ पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के केस में, अब डिहाइड्रेशन कब कब होगी इंडिविजुअल को?
तो डिहाइड्रेशन हमें कब कब हो सकती है, लाइक अगर पर्सन को डायरिया है, डायरिया के केस में, वॉमिटिंग के केस में, डायरिया वॉमिटिंग, या फिर ब्लड लॉस, अगर पेशेंट स्टारवेशन पे है, स्टारवेशन मीन्स कुछ नहीं खा रहा है, ओरली पेशेंट इज नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स, या ओरली पेशेंट अच्छे से फ्लूइड्स नहीं ले रहा है जितना बॉडी को चाहिए, तो उस केस में पर्सन में एक्सपीरियंस डिहाइड्रेशन, उसमें उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कब कब हम इसको यूज करेंगे, दैट इज द वूंड इरिगेशन, वूंड वॉशिंग के केस में, वूंड वॉशिंग के लिए, वूंड इरिगेशन के लिए। एंड थर्ड केस इज शॉक में, व्हेन अ पर्सन इज इन शॉक। जब भी पेशेंट आपके पास शॉक में आएगा तो हमें उसको सलाइन डेफिनेटली एडमिनिस्टर करता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वॉल्यूम एक्सपेंडर भी है। नेक्स्ट आता है टू मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी। वही एक्सपीरियंस, अगर पेशेंट डिहाइड्रेशन कर रहा है तो हमने उसको टू मेंटेन वाटर बैलेंस, ठीक है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखने के लिए। सो दीज आर द सर्टेन इंडिकेशंस जब हमें पेशेंट को ये देना है सलाइन। नेक्स्ट है हमारे पास कि पेशेंट कितना हमें ये एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को, हाउ मच वी कैन गिव, हाउ मच नॉर्मल सलाइन वी कैन गिव। तो हाउ मच वी कैन गिव, ऐसा तो नहीं है ना कि जितना दिल में आया उतना देते रहे, भर भर के देते रहे, भी अच्छा है तो बॉडी के लिए अच्छा है तो देते रहे, नहीं ऐसा नहीं है। सो इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट्स कंडीशन। पेशेंट कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपके पास पेशेंट आया किस प्रॉब्लम से है, लाइक डायरिया वॉमिटिंग से आया है, सिर्फ फीवर उससे आया है, फीवर से आया है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास पेशेंट आया किस कंडीशन से है, तो उस हिसाब से आपने देना है। तो नॉर्मली कितना हमें देना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 2 लीटर टू 3 लीटर पर 24 आवर्स। मतलब एक दिन में 3 लीटर से ज्यादा नहीं देना, मतलब अगर आपको ज्यादा भी लग रहा है तो फिर भी 3 लीटर से ज्यादा नहीं देना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मीन्स किस किस केस में या फिर किस किस कंडीशन में हमने नहीं देना है, किस किस कंडीशन में नहीं देना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन अब क्या क्या है इसके, कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारे पास जब भी पेशेंट कोई भी ऐसी कंडीशन व्हेन सॉल्ट रिटेंशन इज डिजायरेबल, जब भी हमें पेशेंट की बॉडी में सॉल्ट को रिटेंशन करके रखना है, होल्ड करके रखना है, तो उस केस में हमें पेशेंट को आईवी ये एनएस नहीं देना है। व्हेन सोडियम रिटेंशन इज डिजायरेबल, लाइक एडिमा के केस में, ऑलरेडी पेशेंट एडिमा है, आप ऊपर से और सलाइन एडमिनिस्टर कर देंगे तो पेशेंट और क्या आउटकम क्या आएगी, फिर से एडिमा हो जाएगा पेशेंट को, पेशेंट में लैंड अप इन हार्ट फेलियर और रेनल फेलियर और रेस्पिरेटरी फेलियर। तो यही कंडीशंस अराइज हो सकती हैं अगर हम ओवर फ्लूइड कर देंगे पेशेंट को या फिर जरूरत से ज्यादा दे देंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है कि और किस कंडीशन में हम नहीं दे सकते हैं या फिर हमें नहीं देना है, दैट इज इफ पेशेंट इज हैविंग एनी हार्ट डिजीज, किसी भी कार्डियक कंडीशन में पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड नहीं करना है, जिसमें फ्लूइड ओवरलोड से फर्दर पेशेंट को हार्म हो सकता है, तो उन कंडीशंस में ध्यान रखना है। देन आता है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म। तो इस कंडीशन में भी हमने पेशेंट को फ्लूइड नहीं देना है, आईवी फ्लूइड नहीं देना है, एनएस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पेशेंट को इसका डोज कितना रहेगा हमारा। देखिए अडल्ट हैं तो हम 2 to 3 लीटर मैंने आपको बता दिया, बट जो हमारे पास पीडियाट्रिक पेशेंट्स आते हैं या फिर उनको तो हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे ना, तो हमने क्या देखना है, आईवी फ्लूइड कितना देना है, अप टू, अगर पेशेंट का 10 kg वेट है बॉडी का, बेबी बच्चे का, तो 100 ml पर केजी के हिसाब से पर डे। तो आप ही कैलकुलेट कर लीजिए कि 100 ml के हिसाब से पर केजी पर डे कितना हुआ। तो उसमें जब हमने ये देना है तो अदर देन दिस नॉर्मल सेलाइन, अगर हम पेशेंट को ड्रग्स भी दे रहे हैं, जैसे सर्टेन ड्रग्स होते हैं जिनको डाइल्यूट करके दिया जाता है, तो वो भी कैलकुलेट करना है।
तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कहीं पे भी किसी भी तरीके से पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड ना हो। इसके अलावा अगर बॉडी वेट 10 to 20 kg है तो 100 ml पर kg पर डे के हिसाब से अप टू 10 kg अगर वेट है तो, एंड प्लस 50 ml और ऐड करना है पर kg पर डे के हिसाब से अगर वेट हमारा 10 किलो से ज़्यादा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर 10 किलो तक है तब तो 100 ml चलेगा, बट अगर 10 किलो से ज़्यादा है तो उसमें 50 ml पर केजी के हिसाब से और ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट आता है थर्ड हमारा जो पॉइंट, दैट इज अबव 20 kg के लिए हमने क्या करना है। अबव 20 kg के लिए 100 ml पर केजी पर डे up to 10 kg of body weight plus 50 ml per kg per day for 10 to 20 kg body weight के लिए, प्लस इसके अलावा जो 20 ml और ऐड करना है पर केजी के हिसाब से अगर 20 किलो से ज़्यादा है बॉडी वेट तो। सो दिस इज द डोजेज जो हमें पेशेंट के लिए यूज़ करनी है। अगर पेशेंट का बॉडी वेट इतना है, 10 kg है तो इतना, 20 kg है, 10 to 20 kg है तो अब 20 kg है तो इतना, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे, मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको हम यूज़ और कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए नॉर्मल सलाइन जो है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ इन डाइल्यूशन ऑफ ड्रग्स को डाइल्यूट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल। ड्रग्स को डाइल्यूट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि हमारे पास अगला फ्लूइड कौन सा आता है। तो जो ये वाला फ्लूइड है, इट इज नॉर्मल NaCl इज आइसोटोनिक फ्लूइड, ठीक है। इसकी ऑस्मोलैलिटी जैसे मैंने आप लोगों को बताई पहले कि 308 मिली ऑस्मोल्स है, 308 मिली ऑस्मोल्स। इसकी जो ये है ऑस्मोलैलिटी है, ये हमारे ब्लड की ऑस्मोलैलिटी से मैच करती है। तो ब्लड की ऑस्मोलैलिटी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए ब्लड की कितनी है ऑस्मोलैलिटी, 275 टू 295, तो ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसीलिए आइसोटोनिक सलाइन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास NS3%। जो NS3% है, देखिए नॉर्मल सलाइन, इसकी पिक्चर नहीं मैंने ली है बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी अलग से। NS3% इज हाइपरटोनिक सलाइन, हाइपरटोनिक सलाइन, क्योंकि इसकी जो ऑस्मोलैलिटी है हमारे बॉडी ब्लड से ज़्यादा है, तो ये हाइपरटोनिक सलाइन है। अब इसको हमने कब कब यूज़ नहीं करना, ना तो इसका हम नॉट यूज्ड इन डाइल्यूशन। ये बेसिकली हम लोग कब कब देते हैं, जब न पेशेंट का हाइपोनेट्रीमिक है, मतलब सोडियम कम है, डिक्रीज सोडियम में अगर हमारा 135 से सोडियम कम आता है उस केस में हम NS3% देते हैं। इसके अलावा और कब देते हैं, पेशेंट विद हेड इंजरी के केसेस में हम देंगे पेशेंट को। अगर हेड इंजरी वाला पेशेंट कंफ्यूज्ड है ड्यू टू ये हमारा हाइपोनेट्रीमिया की वजह से, तब भी हम पेशेंट को NS3% देंगे। तो ध्यान रखना है कि इसका यूज़ कब कब करना है, एंड मेक श्योर कि NS3% को फास्ट नहीं देना है, स्लो IV एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस NS3% इज it is coming under हाई रिस्क मेडिकेशंस में आता है, हाई रिस्क मेडिकेशन है ये। सो इसको बहुत ध्यान से देना है, जब भी हमें देना है तो पेशेंट का BP, सोडियम, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें मॉनिटर करनी है, तो केयरफुली देना है हमें पेशेंट को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जो हमारा नॉर्मल सलाइन था। नेक्स्ट आता है हमारा ये जो DNS है,
DNS, that is dextrose नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन है, जिसकी कॉम्पोजिशन है वो है, कॉम्पोजिशन क्या है इसकी हमारी 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम हमारा इसमें डेक्सट्रोज है। ठीक है, तो ये वाली कॉम्पोजिशन है जो हमारी 500 ml के उसमें आती है। नेक्स्ट हम इसको यूज कब कब करते हैं कि किस किस केस में हम इसको यूज करेंगे, तो वो है हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के केस में हम इसको देंगे पेशेंट को, या फिर हाइपोटेंसिव है पेशेंट तब हम देंगे, हाइपोटेंशन में देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट आता है हमारा इन ऑर्डर टू ट्रीट इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक कौन सी कंडीशन है? इंसुलिन शॉक एक ऐसी कंडीशन है जब बॉडी हमारी इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेक्सट्रोज देंगे और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए बॉडी इंसुलिन रिलीज करना स्टार्ट करेगी। ये थेरेप्यूटिक भी है और डायग्नोस्टिक भी है। नेक्स्ट आता है हमारा डायबिटिक, उसमें जब हमारा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है पेशेंट को, मैंने डायबिटिक लिखते हैं सॉरी, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया में देंगे। पेशेंट का आरबीएस लो लेवल पे है, आरबीएस लो है, डिपेंड करता है वो कितना है, चेक करके देना है हमेशा। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रॉमा केसेस में, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो हमें फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेस करना है, तो उस केस में हम पेशेंट को देंगे फ्लूइड वॉल्यूम और वॉल्यूम एक्सपेंड प्लाज्मा, और प्लाज्मा एक्सपेंड्स के लिए। ठीक है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंड उसके लिए। तो इसका जो हमारा डोजेज रहता है वो कितना रहेगा, हमें कितना अमाउंट ऑफ डीएनएस इंस्टिल करना है या फिर एडमिनिस्टर करना है बॉडी में, दैट इज 2.5 लीटर टू 3 लीटर पर 24 आवर्स में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि इससे ज्यादा ना हम दें। नेक्स्ट आता है कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है हमारे। कॉन्ट्राइंडिकेशन सब क्या क्या रहेंगे इसके, वो है ये डायबिटिक पेशेंट्स में नहीं देना है, डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं देंगे हम ये। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं देना है। इस चीज का प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को कि हम कहीं डायबिटिक पेशेंट को ना दे दें। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनएस। सो नेक्स्ट वी हैव इज आरएल, दैट इज रिंगर लैक्टेट। रिंगर्स लैक्टेट, जो रिंगर लैक्टेट है इसकी जो पीएच है 7.3 टू 7.4 रहती है। ठीक है, सो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड, देन इसके अलावा सोडियम लैक्टेट, sodium lactate, that is 3.1 mg per liter. Next is calcium chloride, that is 0.24 mg per liter. सो ये इसकी कॉम्पोजिशन है हमारे रिंगर लैक्टेट की। तो इसके अलावा हमने अब क्या देखना है, इससे जो रिंगर लैक्टेट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज। तो देखिए जो आरएल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमें मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये आरएल हमेशा काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, अभी से पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है। काफ़ी बार क्या पूछा जा चुका है कि बर्न्स का एक पेशेंट है, बर्न्स में हम कौन सा फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसका आंसर है हमारा आरएल। जब भी बर्न्स का पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमने उसको आरएल देना है।
तो ये हमें पता होना चाहिए कि बर्न वाले पेशेंट में RL देना होता है हम लोगों को, ठीक है। तो इसका लाइक अनदर नेम मैं आपको बताऊंगी, ऑल्सो कॉल्ड एज, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वो RL नहीं डालेंगे, वो कुछ और भी डाल सकते हैं। तो वो क्या क्या है, सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन, सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा अनदर नेम इसका लैक्टेटेड रिंगर्स। थर्ड है हमारा हार्टमैन्स सॉल्यूशन। तो ये इसके अनदर नेम है, तो हम सबको ये पता होने चाहिए, सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन, लैक्टेटेड रिंगर और हार्टमैन्स सॉल्यूशन। सो ये इसके अनदर नाम, दूसरे नाम है जिससे ये जाना जाता है। अब आती है बारी कि इसका काम है किस टाइप का ये सॉल्यूशन है। तो ये किस तरीके का सॉल्यूशन है, इट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ये क्या है, क्रिस्टलॉइड। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि ये क्या है, क्रिस्टलॉइड फ्लूइड। ये एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार कि ये क्या है, तो इट इज अ क्रिस्टलॉइड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। देखिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी को पता होनी चाहिए। बफर सॉल्यूशन है फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए, हमें पता होना चाहिए ये सारा। अब आती है बारी कि इसको यूज कब कब करते हैं, किस किस कंडीशन में ये यूज किया जाता है। तो यूजेस आर यूज्ड इन सेम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन अगेन रिलेटेड टू ब्लड लॉस की वजह से, या फिर डायरिया, वॉमिटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से, फीवर की वजह से हो रही है, तो डिहाइड्रेशन ड्यू टू एनी रीजन। देन उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के केस में, देन हमारा बर्न्स के केसेस में, देन हाइपोटेंशन के केस में, देन डायबिटिक पेशेंट्स में। तो डायबिटिक पेशेंट में जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम डीएनएस या डेक्सट्रोज दूसरा हम नहीं दे सकते हैं। सो दिस इज द चॉइस ऑफ फ्लूइड जो हम डायबिटिक पेशेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम ये वाला फ्लूइड डायबिटिक पेशेंट्स को देंगे तो मैं कभी भी हमारे जैसे हमारे पेशेंट का जो ये आरबीएस है वो इंक्रीज नहीं होगा, तो ये एक फायदा है इस सॉल्यूशन का। बर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम टेलिंग कि बर्न्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास पेशेंट बर्न्स के साथ आया है तो विच फ्लूइड विल बी द फ्लूइड ऑफ चॉइस जो आप पेशेंट को दोगे। तो कई बार वहां पे क्रिस्टलॉइड ऐसे करके पूछा गया होगा, या फिर कई बार वहां पे फ्लूइड्स के नाम लिखे होंगे, तो आपको चूज करना है कि आंसर क्या है। तो उसका आंसर क्या रहेगा हमारा, रिंगर लैक्टेट या फिर क्रिस्टलॉइड। कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि रिंगर लैक्टेट किस टाइप का फ्लूइड है, क्रिस्टलॉइड है, कॉलॉइड है, क्या नहीं, तो क्रिस्टलॉइड है, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका डोजेस कितना है, डोज कितना रहेगा। तो जो ये है इसका डोज मतलब कितना हम दे सकते हैं, देखिए एज राइट नाउ आई एम वर्किंग इन ट्रॉमा सेंटर, तो जब भी हमारे पास पेशेंट ट्रॉमा से आता है तो हम इमीडिएटली 1 लीटर ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, ताकि फ्लूइड वॉल्यूम जो वो है उसको मेंटेन किया जा सके, फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करके रख सकें। अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो वो हम बाद में देंगे उसके बाद, बट पहला हमारा 1 लीटर हम फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं। सो बेसिकली डिपेंड्स कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, डिपेंड्स कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है पेशेंट की कंडीशन, या फिर हम रिक्वायरमेंट बोल लें कि रिक्वायरमेंट क्या है कि पेशेंट का ब्लीड होके आया है, डायरिया वॉमिटिंग से आया है, तो वो क्या है। तो बेसिकली 500 ml टू 1000 ml पर 24 आवर्स। अदर देन दैट देखिए 2 लीटर तक भी जा सकता है, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमारा ये रिंगर लैक्टेट क्या है, कितना देना है। नेक्स्ट आता है हमारा डेक्सट्रोज 5%। सो डेक्सट्रोज डेक्सट्रोज का मेनली हमारे पास तीन वो आते हैं, जो मेन है वो है डेक्सट्रोज 5%। इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज रहता है इन 100 ml उसमें फ्लूइड में। देन D10 में हमारा 10 ग्राम रहता है डेक्सट्रोज इन 100 ml। देन D25 में 25 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। तो अगर आपने कभी इसको टेस्ट किया होगा तो ये टेस्ट में ना मीठा मीठा टेस्ट देते हैं। अगर आपने कभी भी टेस्ट किया हो इन तीनों को, तो मैंने किया है टेस्ट, तो ये थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट देते हैं। सो इसके यूजेस क्या क्या हैं मैं आपको बताऊंगी। यूजेस आर कि हाँ, एक तो पेशेंट डिहाइड्रेशन से जब आ रहा है, तो डिहाइड्रेशन इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, लाइक इतना जरूरी नहीं है कि डिहाइड्रेशन में हमें डेक्सट्रोज ही देना है, बट उसके अलावा पेशेंट वीकनेस से आ रहा है, तो वीकनेस इज रिलेटेड टू स्टारवेशन हो गया, पेशेंट ने खाया नहीं कुछ टाइम से, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन है। देन उसके बाद आता है हमारा डिजीनेस। अब डिजीनेस में आप लोग सोचेंगे कि भाई क्यों देना है। तो जब डिजीनेस में हमने देना है, तो डिजीनेस में भी रिलेटेड टू द लो GRBS आरबीएस। लो ग्लूकोज लेवल की वजह से पेशेंट का जो पेशेंट है वो डिजीनेस हो सकता है, वीकनेस हो सकती है। तो उस केस में हम पेशेंट को हमेशा डेक्सट्रोज देंगे, और डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा पेशेंट डिजीनेस हो रहा है, कितना ज़्यादा डिजी हो रहा है, उस हिसाब से हम देंगे। ठीक है, तो डेक्सट्रोज 5%, 10% और 25% हमने उस केस में देना है। अब मैं आपको पिक्चर फॉर्म में अगर दिखाऊं तो ये देखिए डेक्सट्रोज 10% है हमारे पास, ये है D10। देन नेक्स्ट है हमारे पास D25, डी डेक्सट्रोज 25%। तो ये अलग अलग पैकिंग्स में आता है। 100 ml की पैकिंग्स भी आती हैं इन सब की, और ये 10 ml की 25 ml के एम्प्यूल्स भी आते हैं। तो डिपेंड करता है कि पैकिंग कैसी है हमारे पास। तो ये हमने पेशेंट को किस कंडीशन में देना है वो मैंने आपको बता दिया। सर इसके बाद आता है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग बोल लीजिए, फ्लूइड बोल सकते हैं आप, दैट इज मैनिटॉल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, मैनिटॉल बेसिकली होता क्या है, इट इज ऑस्मोटिक डायरेटिक सॉल्यूशन है ये हमारा। तो इसको हम, ये बेसिकली कैसे एक्ट करता है, ये क्या करता है, हमारा यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। जब ये इंडिविजुअल के यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो ब्रेन का एडिमा है, ब्रेन एडिमा है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये डायरेटिक है, जब भी बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे थ्रू आईवी लाइन, तो ये क्या करेगा, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देगा। जैसे जैसे यूरिन आउटपुट हमारी बढ़ जाएगी, तो हमारा जो ब्रेन का एडिमा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जब। ठीक है, सो ये जो है वो हमारे पास 20 ग्राम्स मैनिटॉल होता है इन 100 ml की पैकिंग में, और ये 25। तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें जो मैनिटॉल है वो कितना है हमारा, 20%। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा और 200 ग्राम, जो 20 ग्राम वाला है, सॉरी 20% बोल दिया मैंने इसमें, दैट इज 200 mg पर ml है इसका जो कॉम्पोजिशन है। तो दूसरा आता है 25% वाला, जो पैकिंग में आता है 25% इन 100 ml, दैट इज 250 mg पर ml। तो इसमें जो हमारा मैनिटॉल है वो 250 mg पर ml रहता है, जो 25% की पैकिंग आती है। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द यूजेस। देखिए मैंने पहले आपको बोला ब्रेन एडिमा रिड्यूस करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो वहां से मिल ही गया होगा कि यूजेस क्या क्या है इसके। तो यूजेस है हमारे, इन ऑर्डर टू रिड्यूस
ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं एंड ब्रेन मास में, ब्रेन मास को रिड्यूस करने के लिए। तो किस किस केस में होगा, जैसे पेशेंट हेड इंजरी से आते हैं, जो लोग हेड इंजरी केसेस में हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये थे इसके यूजेस ऐसे की। बाकी अदरवाइज कैसे हम बोल सकते हैं, अगर हमने शॉर्टली एक्सप्लेन करना हो यूजेस को, तो वो क्या क्या है हमारे, सेरेब्रल एडिमा, नेक्स्ट है ग्लूकोमा, नेक्स्ट हमारा किडनी फेलियर, स्पेशली एक्यूट किडनी फेलियर में हम इसको यूज करेंगे ताकि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करे और हमारा जो बॉडी है वो नॉर्मल फंक्शन करना स्टार्ट कर दे। अब आएगी बारी कि कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस केस में है, मतलब किस किस केस में हम इसको नहीं दे सकते। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या होंगे इसके, दैट इज हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन जब ऑलरेडी पेशेंट हाइपोटेंशन में, मतलब इफ BP is low, तो don't give mannitol, पेशेंट का BP और लो हो जाएगा अगर आप देंगे, तो फर्दर रिड्यूस द BP, तो जो हार्मफुल हो सकता है पेशेंट के लिए। सो एज अ नर्स ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेक BP before mannitol given. Okay, so this is all about the IV fluids. So thank you so much for watching my video.